20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आप 20 अहम खबरों से रूबरू होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कन्हैया लाल हत्याकांड के खिलाफ प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इस बर्बर हत्याकांड के विरोध में उदयपुर में सर्व समाज ने मौन जुलूस निकाला। शहर में कर्फ्यू के बावजूद इस मौन जुलूस में लोगों की भारी भीड़ शामिल हुई। जुलूस में शामिल हजारों लोगों ने टाउन हॉल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। जुलूस में शामिल लोग हाथों में तिरंगा और भगवा झंडा लेकर सड़क पर उतरे। कई लोगों ने पोस्टर के जरिए आरोपियों की फांसी की मांग की। हालांकि जुलूस के दौरान कुछ इलाकों में छुटपुट वारदातों की खबरें भी आईं। कलेक्ट्रेट से लौटते समय दिल्ली गेट चौराहे पर कुछ युवकों ने पत्थर फेंक दिए। इस दौरान पुलिस ने डंडे बरसाकर युवकों को खदेड़ दिया। पथराव किसने किस पर किया, ये पुलिस नहीं बता रही। वहीं इस घटना के बाद तनाव को देखते हुए उदयपुर में कर्फ्यू जारी है और प्रदेश भर में इंटरनेट भी बंद है। वहीं पूरे प्रदेश में 1 महीने के लिए धारा 144 लगाई गई है। उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर लोगों का गुस्सा थमता नहीं दिख रहा है। इस जघन्य हत्याकांड के खिलाफ राजधानी जयपुर में बंद बुलाया गया, जिसका खासा असर देखने को मिला। इस बंद को जयपुर के व्यापारियों की संस्था जयपुर व्यापार महासंघ ने भी समर्थन दिया। बंद के कारण राजधानी की करीब 1.25 लाख दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहे। वॉल सिटी के साथ साथ वो सिटी के बाहर के बाजार में भी सभी दुकानें बंद रहीं। इधर मानसरोवर सांगानेर इलाके में बाजारों को बंद करवाने के लिए बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी अपने समर्थकों के साथ बाजार में निकले। बंद के दौरान बाइक पर सवार होकर निकले बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी और उनके समर्थकों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उदयपुर हत्याकांड मामले के बाद प्रदेश की राजधानी जयपुर आज पूरी तरह से बंद की गई है। जयपुर के तमाम मार्केट्स, तमाम स्कूल, कॉलेजेस पूरी तरह से बंद हैं। वहीं स्वैच्छिक रूप से आज पूरा जयपुर बंद किया गया है। व्यापारियों का खास तौर पर समर्थन दिखाई दिया है। पूरा जयपुर का मार्केट पूरी तरह से बंद है। बरकत नगर के मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कैसे हर एक दुकान पर ताला लगाया हुआ है, कैसे व्यापारी लोग जो है अपनी एकता का ऐलान यहाँ से कर रहे हैं। उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड के विरोध में श्रीगंगानगर में सर्व हिंदू समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। सर्व हिंदू समाज के प्रदर्शन में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया और कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जमकर हल्ला बोला। जिला कलेक्ट्रेट पर पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को भी प्रदर्शनकारियों ने हटा दिया और कलेक्ट्रेट के मेन गेट द्वार पर चढ़कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच में जमकर जोर आजमाइश हुई और काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की जारी रही। आखिरकार प्रदर्शन के बाद सर्व हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर उदयपुर कन्हैया लाल हत्याकांड के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। राष्ट्रपति को और मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री जी को ये एक संदेश देना चाहते हैं कि इस पर तुरंत रोक लगे। देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है वो एकदम सही हो। इन उग्रवादी तत्वों, इन इस्लामिक कट्टरपंथियों को शह दे रही है, उनकी शह पे ही सारा काम हो रहा है। अगर सरकार सख्ती से कदम नहीं उठाएगी तो प्रदेश का ऐसा माहौल बन जाएगा जो सरकार से संभले नहीं सकेगा। कन्हैया लाल हत्याकांड के खिलाफ पूरे प्रदेश में उबाल है और इस बर्बर कांड के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं। सिरोही में सर्व हिंदू समाज राम झरोखा मंदिर परिसर में जमा हुआ और इस हत्याकांड के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। इस दौरान लोगों ने दोनों आरोपियों का पुतला भी जलाया। वहीं शहर में किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद नजर आई है। शहर के कई इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। शहर में किसी प्रकार की कोई वारदात ना हो, इसे लेकर पुलिस ने लोगों से शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील की। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले सर्व हिंदू समाज ने सिरोही बंद बुलाया और कन्हैया लाल हत्याकांड के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। बाद में प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। देखिए, चूरू के सरदार शहर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 25 साल की महिला का शव लहूलुहान हालत में उसके घर में मिला है, तो पास ही 9 महीने का एक बच्चा भी जख्मी हालत में मिला है। दोनों के गले ग्राइंडर मशीन से रेत दिए गए हैं। मौके पर खुदकुशी है या हत्या, पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी है। शक की सुई पति पर भी है, क्योंकि महिला की मौत की जानकारी पुलिस को कई घंटे बाद दी गई।
मृतका के पति के बयान के मुताबिक मामूली कहासुनी के बाद उसकी पत्नी ने ग्राइंडर मशीन से पहले अपना और फिर अपने बच्चे का गला काट दिया। गंभीर रूप से जख्मी बच्चे का इलाज बीकानेर में चल रहा है। वहीं एफएसएल की टीम भी हर पहलू से इस मामले की जांच में जुटी है। 2 साल पहले शादी हुई थी और शादी होने के बाद में ये आज शाम को ये ओम पन्ना के यहाँ रेलवे स्टेशन के पास गए हुए थे। शाम को जब घर पर आए तो इनके लड़के ने ये बताया कि साहब ये अंदर से कमरा बंद है और अंदर से उसने गला अपना काट लिया। सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज और दवा के सरकार के दावों की अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में धज्जियां उड़ रही हैं। इस मामले में अस्पताल में इलाज कराने आई महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि सोनोग्राफी के लिए यहां घंटों इंतजार करना पड़ता है। सोनोग्राफी कक्ष के सामने प्रदर्शन के बाद महिलाएं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर भी धरने पर बैठ गयीं। दरअसल प्रदेश सरकार की तरफ से जांच की घोषणा करने के बाद से ही अस्पतालों में रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन संसाधनों और स्टाफ की कमी के चलते जांच व्यवस्था बदहाल है। वहीं अस्पताल में सोनोग्राफी के लिए महिला चिकित्सक का न होने को लेकर भी यहाँ इलाज कराने आने वाली महिलाएं नाराज हैं। समस्या यह कई दिन से परेशान हो रहे, मजदूरी आदमी है, सुबह ड्यूटी जाते हैं, बेलदारी करते हैं, यहाँ के बैठ जाते हैं, 2-2 बजे नंबर लगा रहे हैं और ये बोलते हैं भाई अब छुट्टी है डॉक्टरन की। पहले क्यों नहीं बताते बात को? 3 चिकित्सक हैं जो कि सोनोग्राफी करते हैं। उनमें से एक चिकित्सक जो है 10 दिन से बीमार है और अभी भी जो है उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। तो जब स्वास्थ्य में सुधार होगा तब काम पर आएंगे। दूसरे चिकित्सक की किशनगढ़ बस में एडीजे में कोर्ट एविडेंस थी और उनको हमने रोका है। शिक्षा नगरी कोटा में यूआईटी ने विकास कार्यों के नाम पर शहर के लोगों की जान खतरे में डाल रखी है। मॉनसून दस्तक दे चुका है और नगर निगम की तैयारियां भगवान भरोसे हैं। शहर में लगातार हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन यूआईटी के बेलगाम ठेकेदार लोगों की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। यूआईटी ने विकास कार्यों के नाम पर शहर में बेलगाम ठेकेदार छोड़ रखे हैं, जो सड़कों और नालों को खोदकर लापता हो चुके हैं और लोगों की जान जोखिम में है। पिछले दिनों सोनू की मौत खोदी गई सड़क पर बने गड्ढे में गिरने की वजह से हो गई। बावजूद इसके यूआईटी अपने ठेकेदारों पर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम है। शहर के खुले गड्ढे और नाले बड़े हादसों को दावत दे रहे हैं और यूआईटी और जिला प्रशासन शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। बीकानेर शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। अतिक्रमण करने वालों पर लगातार प्रशासन पीला पंजा चलाकर अतिक्रमणों को ध्वस्त भी कर रहा है। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम अस्पताल के आगे दुकानदारों के अतिक्रमणों पर भी कार्रवाई की गई। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने खुद मौके पर जाकर दुकानदारों से समझाइश करते हुए अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दुकानदार अपनी दुकान से बाहर सामान नहीं रखे, नहीं तो फिर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में संभाग भर से मरीजों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में अतिक्रमण के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। इस दौरान कहने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने वालों पर कार्रवाई की गई। वहीं दोनों अधिकारियों ने अस्पताल के सामने बनी धर्मशाला का भी निरीक्षण किया और इस धर्मशाला को भी यूआईटी के अधीन लेकर विकसित करने के निर्देश दिए। रियासत काल से चला आ रहा अलवर का वेटनरी हॉस्पिटल नौकरशाही की लापरवाही की वजह से बदहाली का शिकार हो रहा है। बढ़ते शहरीकरण के कारण हॉस्पिटल का एरिया सिकुड़कर सिर्फ 400 गज के आसपास रह गया है। प्रथम श्रेणी के इस अस्पताल का एक हिस्सा खंडहर बन गया है, तो वेटनरी डॉक्टर कक्ष और मेडिकल स्टोर की छत भी कभी भी गिरने की हालत में पहुंच गई है। छत की हालत को देखते हुए डॉक्टर और कर्मचारी सिर पर कफन बांधकर काम करने को मजबूर हैं। लापरवाही के साथ साथ भवन के इस हालत का सबसे बड़ा कारण है कि रैन बसेरे और इंदिरा रसोई का कचरा जो अस्पताल की दीवार के पीछे जमा हो गया है, जिससे गंदा पानी जमा होता जा रहा है और दीवारों को नुकसान हो रहा है। यहाँ तैनात डॉक्टर इस अस्पताल की हालत की जानकारी कई बार अधिकारियों तक पहुँचा चुके हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। करीब पुराना हो गया है, बिल्डिंग बने हुए और इसमें ऊपर से छत से लेंटर जो बिल्कुल सरिये निकले हुए हैं, जंग लगे हुए हैं और वो कभी भी गिर जाता है। कई बार बाल बाल बचे हैं और कोई हादसा होने की पूरी संभावना है। राजसमंद जिले के ग्राम पंचायत सांगठ कला में 37 फीट भराव क्षमता वाला सांगठ तालाब
रख रखाव के अभाव में अब जर्जर होने लगा है। तालाब की पाल पर झाड़ उग गए हैं। ये झाड़ धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। इस कारण इन पेड़ों की जड़ें पाल के अंदर जा रही हैं। इससे पाल पर लगी सीमेंट अब उखड़ने लगी है। समय पर पाल की मरम्मत नहीं होने के कारण पाल की स्थिति जर्जर हो गई है। इसके अलावा सांगठ तालाब से किसानों को सिंचाई के लिए छोड़ने वाली नहरें भी लंबे समय से जर्जर अवस्था में पड़ी हुई हैं। नहरों के जर्जर होने की वजह से सिंचाई का पानी भी नहीं छोड़ा जा रहा। अगर मानसून में अच्छी बारिश हुई तो तालाब में पानी की आवक होने पर तालाब की पाल पर लोड पड़ेगा। ऐसे में समय रहते इसकी मरम्मत हो जाए तो ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं होगी। हालांकि जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान का कहना है कि सांगठ तालाब की मरम्मत के लिए जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही झज्जर नहर की मरम्मत की जाएगी, जिससे पानी का रिसाव रुक सके और किसानों को राहत मिल पाए। आपके द्वारा जो हमें जानकारी देके जागृत किया गया है, हम प्रयास करेंगे कि आपकी इस पहल को हम अंतिम सफलता की तरफ ले जाएं। अजमेर सेंट्रल जेल के कैदियों के हुनर को जेल की 4 दीवारी से बाहर निकाल समाज के सामने रखने और इसके बदले कैदियों की आय के मकसद से शुरू हुए कई नवाचारों की एक प्रदर्शनी अजमेर के सेशन कोर्ट परिसर में लगाई गई। डिस्ट्रिक्ट जज मदन लाल भाटी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के साथ ही उसका निरीक्षण किया और कैदियों की ओर से तैयार की गई विभिन्न उत्पादों की तारीफ करते हुए इसे समाज के लिए उपयोगी बताया। सेंट्रल जेल के महिला और पुरुष बंदियों ने साज सज्जा के अलावा रोजमर्रा के काम में आने वाली वस्तुओं का निर्माण किया है, जिसमें खूबसूरत पेंटिंग के साथ ही मखमली रजाई भी शामिल है। इसके अलावा जेल के कैदियों ने एक बैंड भी तैयार किया है, जो जेल से बाहर होने वाले सामाजिक कार्यों में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। इस बैंड की कीमत बाजार में उपलब्ध अन्य बैंड की तुलना में कम भी रखी गई है, जिससे इनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके और वे न सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखा सके बल्कि साथ ही आमदनी भी कर सके। राजधानी जयपुर में एक कलरफुल अपार्टमेंट बनाया गया है, लेकिन रंग बिरंगा ये अपार्टमेंट इंसानों के रहने के लिए नहीं बल्कि पक्षियों के लिए बनाया गया है, ताकि इन अपार्टमेंट्स में बने छोटे छोटे फ्लैट्स में पक्षी अपना आशियाना बना सकेंगे। सांगनेर स्थित पिंजरापोल गौशाला में बने इस अपार्टमेंट को पक्षी तीर्थ नाम दिया गया है। इस अपार्टमेंट में न सिर्फ पक्षी रह सकेंगे बल्कि उसमें उनके खाने पीने का इंतजाम भी किया जाएगा। 6 मंजिला ये इमारत 80 फीट ऊंची है। इसे तैयार करने में गुजरात के कारीगरों की मदद भी ली गई है। आज लोग बड़ी इमारतों में रहते हैं, लेकिन वे पक्षियों के बारे में भूल जाते हैं। इसीलिए पक्षियों के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई है। इस बिल्डिंग में करीब 2000 पक्षी एक साथ रह सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना में सबसे बड़े बाजार हथुआ मार्केट में आकाशीय बिजली गिरने से कई दुकानों में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक रात में 3 बजे के आसपास तेज आवाज के साथ मार्केट में खड़ी एक बाइक पर बिजली गिरी। बिजली गिरते ही बाइक में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 12 से ज्यादा दुकानों को अपनी जद में ले लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही पूरे मार्केट में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग लगने की खबर फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद सुबह 4 बजे के करीब आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन शुरू हुआ। करीब 7 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग बुझाने में छोटी बड़ी मिलाकर फायर ब्रिगेड की कुल 28 यूनिट का इस्तेमाल हुआ। दुकानदारों का कहना है कि आग लगी में दुकान में रखे सारे कीमती सामान और कपड़े जलकर राख हो गए। आग लगी में करीब 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति के नुकसान की आशंका है। इसे कहते हैं देर आना दुरुस्त आना। भले ही लंबे इंतजार के बाद देश की राजधानी में बादल बरसे, लेकिन ऐसे बरसे कि पूरे शहर को सराबोर कर दिया। जी हाँ, लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश हुई और वो भी मूसलाधार। मॉनसून की इस पहली बारिश ने दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को खासी राहत दी। हालांकि इस दौरान अधिकतर इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया और कई जगह ट्रैफिक जाम हो गया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली और एनसीआर में आंधी तूफान के साथ बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। बता दें कि पिछले कई दिनों से राजधानी और आसपास के इलाकों का तापमान 40 डिग्री या उससे ऊपर बना हुआ था, जिससे लोग खासे परेशान थे। लेकिन आखिरकार लोगों का इंतजार खत्म हुआ और भारी बारिश के बाद सुहावने मौसम ने लोगों को काफी राहत दी है।
शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे आम का स्वाद पसंद न हो। इसलिए ही तो आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम की एक से बढ़कर एक किस्म बाजार में उपलब्ध है, लेकिन आम की मिठास की वजह से शुगर के मरीजों के लिए इस फल को खाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब बिहार के किसान की बदौलत शुगर के मरीज भी आम का लुत्फ उठा पाएंगे। वैसे तो आम उगने का मौसम करीब करीब खत्म हो गया है, लेकिन बिहार में उगने वाले इस रंग बदलू शुगर फ्री आम की चर्चा हर जगह हो रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मशहूरी प्रखंड में किसान राम किशोर सिंह के बगीचे में शुगर फ्री आम उगता है। दिखने में ये कहीं से आम नहीं लगता, लेकिन ये फलों के राजा आम की ही प्रजाति का है, जिसे अमेरिकन ब्यूटी कहा जाता है। राम किशोर सिंह के बागान में उगने वाले अमेरिकन ब्यूटी आम की ये प्रजाति शुगर फ्री होती है। इसका साइज सामान्य आम से अलग और थोड़ा बड़ा होता है। ये दिखने में आम जैसा नहीं होता, लेकिन टेस्ट वैसा ही होता है। इसके एक आम का वजन करीब आधा किलोग्राम होता है और इसे पककर तैयार होने में 5 महीने का वक्त लगता है। मतलब जब बाकी आमों की वैरायटी उगनी बंद हो जाती है, तब जून जुलाई में अमेरिकन ब्यूटी मैंगो पकना शुरू होता है। इस आम में आम जैसे ही गुण होते हैं, लेकिन मिठास कम होती है। बिहार की बेटी प्रियांशु को अब एक पैर के सहारे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। सीवान के डीएम अमित कुमार पांडे ने प्रियांशु को ट्राईसाइकिल बैसाखी मुहैया करवाई है। डीएम ने कहा कि सरकारी मदद से प्रियांशु के कृत्रिम पैर लगाए जाएंगे। दरअसल बिहार के सीवान में रहने वाली 11 साल की एक छात्रा रोजाना एक पैर के सहारे उछलते हुए पढ़ाई करने के लिए 2 किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल जाती है। एक ही पैर से स्कूल जाने वाली इस 11 साल की छात्रा का नाम प्रियांशु बताया जा रहा है, जो कि बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है। पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने का सपना संजोए दिव्यांग प्रियांशु कुमारी विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए रोजाना 2 किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल पहुंचती है। प्रियांशु ने सरकार से मदद की अपील की थी। प्रियांशु का कहना है कि सरकार उसकी मदद को आगे आए और उसका ऑपरेशन करवा दे, जिससे वो अपनी आगे की पढ़ाई लिखाई जारी रख सके। प्रियांशु कुमारी सीवान जिले के जीरादेई प्रखंड के बनथु श्री राम गाँव की रहने वाली है, जिसके पिता खेती का काम करते हैं और इलाज में ज्यादा खर्च होने के चलते उसका ठीक इलाज करवा पाने में सक्षम नहीं है। उत्तराखंड में एक मांसाहारी पौधे की खोज हुई है, जो उत्तराखंड की जैव विविधता के लिए बहुत ही बढ़िया खबर है। माना जा रहा है कि ये पौधा दूसरे फसलों को कीट पतंगों से बचाने में कारगर साबित हो सकता है। अपनी जैव विविधता के विख्यात उत्तराखंड के चमोली की मंडल घाटी में 2000 फीट पर 36 साल बाद देश में कीट पतंगे खाने वाले पौधे की एक दुर्लभ प्रजाति यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा की खोज हुई है। आखिरी बार ये पौधा 1986 में सिक्किम और दार्जिलिंग में देखा गया था। ये कीट भक्षी पौधा मांसाहारी पौधों के उस समूह का है जिसको हम ब्लाडर वर्ट कहते हैं। इनके अंदर एक अद्भुत संरचना होती है, जिससे ये अपने शिकार को पकड़ते हैं और उसका शिकार करते हैं। ये मांसाहारी पौधा पानी में पाया जाता है। बताया जाता है कि पानी में पाए जाने वाले मेंढक के अंग, टेटपुल, मच्छरों के लार्वा, अनेक प्रकार की कृमि जैसे इस पौधे की संरचना के बाहरी हिस्से को स्पर्श करते हैं, जिसके बाद मांसाहारी पौधे का मुंह खुल जाता है। वैदिक मंत्रोच्चारण और हर हर महादेव जयकारे के साथ अमरनाथ यात्रा बालटाल और पहलगाम से शुरू हो गई। पिछले जत्थे में 4890 श्रद्धालु हैं। ये सभी बुधवार सुबह जम्मू आधार शिविर से यहाँ के लिए रवाना हुए। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ खास इंतजाम किए गए हैं। लंगर समितियां सबसे व्यस्त हैं। उनके वर्कर्स यात्रा के दौरान सुरक्षा के बेहद कड़े प्रबंध किए गए हैं। हर 5 कदम पर पुलिस के जवान तैनात हैं। लोग पहलगाम के लंबे रास्ते से जाने को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जबकि बालटाल का रास्ता छोटा है, पर यहाँ भीड़ कम नजर आ रही है। सर, हम कश्मीर और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहली बार आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा है और लोकल सपोर्ट प्रशासन का भी बहुत ही अच्छा पुख्ता इंतजाम है। सुरक्षा के इंतजाम भी हम जब से जम्मू से निकले हैं तब से सीआरपीएफ के जवानों ने हमें बहुत ही अच्छा सहयोग दिया है। मेरे को बहुत अच्छा लगा है। बाबा भोले की कृपा है हमारे साथ। कोरोना के कारण पिछले 2 साल के प्रतिबंध के बाद पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा इस साल
10 लाख से ज्यादा भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। विश्व प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 12 जुलाई को समाप्त होगी। 9 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की घर वापसी होगी, जिसे वापसी यात्रा कहा जाता है। हालांकि इस साल भी रथ यात्रा देखने आने वाले श्रद्धालु के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। रथ यात्रा के लिए 3 विशाल रथ बनाए गए हैं, जिस पर तीर्थ यात्रियों की एक विशाल सभा के बीच देवताओं को ले जाया जाएगा। 3 मुख्य मूर्तियां जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 1 जुलाई को रथ यात्रा के लिए दिखाई देंगी। पिछले 2 वर्षों से पुरी में रथ यात्रा के लिए प्रवेश कोविड-19 महामारी के कारण गंभीर रूप से प्रतिबंधित था। इस साल रथ खींचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा रहने की उम्मीद है। त्योहार के लिए देश भर और कुछ दूसरे देशों से करीब 10 लाख लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद है। भारी भीड़ को देखते हुए तीर्थ शहर में 69 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किए गए हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।